अचानक तेज सीटी की आवाज सुनकर थ्रेसिया की आंख खुल गई। वो अभी थोड़ी देर पहले अपने मखसूस कैबिन में आई थी और आराम करने की गर्ज से अपने बिस्तर पर लेट गई थी। सीटी की आवाज सुनकर वो फौरन उठकर बैठ गई। मास्टर कंप्यूटर, क्या हुआ है? ये सीटी की आवाज कैसी है? थ्रेसिया ने चौंक कर कहा। उसी लम्हे उसके सामने शीशे की स्क्रीन फैल गई जिस पर धमाके से हो रहे थे। फिर स्क्रीन क्लियर हुई और उस पर एक मंजर उभर आया। उस मंजर में ब्लैक रूम में इमरान और उसके साथी नजर आए और फर्श पर संगी बेहोश पड़ा दिखाई दे रहा था और उसके करीब 4 इंसानों की जली हुई लाशें भी दिखाई दे रही थी। ये क्या? ये सब सुतूनों से आजाद कैसे हो गए? और संगी ये ब्लैक रूम में कैसे पहुंच गया? थ्रेसिया ने बुरी तरह से उछलते हुए कहा, मादाम, ये सब जीरो एजेंट की वजह से हुआ है। कमांडर संगी जीरो एजेंट की बातों में आकर ब्लैक रूम में चले गए थे। जीरो एजेंट ने कमांडर संगी के साथ सख्ती से बात की तो कमांडर संगी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे जीरो एजेंट को आजाद करने का हुक्म दे दिया। मैंने जैसे ही जीरो एजेंट को सुतून से आजाद किया, जीरो एजेंट ने कमांडर संगी पर हमला कर दिया। मास्टर कंप्यूटर ने थ्रेसिया को तफसील बताते हुए कहा, हम ये नहीं मर सकते। इनके जिस्मों में वाकई भूत घुसे हुए हैं जो इन्हें मरने नहीं देते। थ्रेसिया ने होठ चबाते हुए कहा, मादाम, कमांडर संगी चूंकि बेहोश हो गए हैं, आप सेकंड कमांडर हैं। जब तक कमांडर संगी को होश नहीं आ जाता, मैं आपकी हिदायत पर अमल करने का पाबंद हूँ। मास्टर कंप्यूटर ने कहा, ओके, अब मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी और यहीं बैठकर इमरान और उसके साथियों को हलाक करूंगी। मैं देखती हूँ वो मेरे हाथों बचकर कैसे निकलते हैं। थ्रेसिया ने कुर्राते हुए कहा, यस मादाम। मास्टर कंप्यूटर ने कहा, तुम फौरन बीएसपी सिस्टम ऑन करो और उस राहदारी में ब्लू नाइट्रो गैस फैला दो। थ्रेसिया ने कहा। उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी जहां इमरान और उसके साथी कमरे से निकलकर कंप्यूटर आइस को लेजर गनों से तबाह कर रहे थे। यस मादाम, बीएसबी सिस्टम ऑन हो गया है। मास्टर कंप्यूटर ने कहा। होल्ड अप, थ्रेसिया ने चीख कर कहा। उसी लम्हे उसने इमरान और उसके साथियों को लड़खड़ाते देखा जैसे फर्श ने उनके कदम पकड़ लिए हों और फिर इमरान और उसके साथी खाली होते हुए बोरों की तरह गिरते चले गए तो थ्रेसिया के हलक से बेख्तियार कहकार निकल गया। उसी लम्हे इमरान और उसके साथियों के नीचे से फर्श हटा और इमरान और उसके साथी पलक झपकने में गायब हो गए। उनके खला में गिरते ही फर्श का वो हिस्सा दोबारा बराबर हो गया। क्या मतलब? ये कहाँ गिरे हैं? उन्हें इस तरह फर्श से गायब होते देखकर थ्रेसिया ने चौंकते हुए कहा, मैंने उन्हें आयरन रूम में फेंक दिया है मादाम। आयरन रूम की दीवारें हरकत में लाकर मैं उन सबका एक साथ कीमा बना दूंगा। मास्टर कंप्यूटर ने कहा। ओ गुड शो, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। फौलादी दीवारों में पिसकर उनकी हड्डियों का भी सुरमा बन जाएगा और उनका वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए। थ्रेसिया ने मसरत भरे लहजे में कहा, तो क्या मुझे आप उन सबको दीवारों में प्रेस करने की इजाजत देती हैं? मास्टर कंप्यूटर ने कहा, यस, ये भी भला पूछने की बात है। थ्रेसिया ने कहा और फिर वो यकलक बुरी तरह से चौंक उठी। ओ रुको, 1 मिनट रुको। थ्रेसिया ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा, यस मादाम। मास्टर कंप्यूटर ने कहा, उनमें तनवीर भी शामिल है। अगर तुमने दीवारों को हरकत दी तो दूसरों के साथ वो भी हलाक हो जाएगा। थ्रेसिया ने कहा, यस मादाम, मैं उन सब का कीमा बना दूंगा। मास्टर कंप्यूटर ने कहा, नहीं, उन सबको हलाक नहीं करना। हमें तनवीर को हर हाल में जिंदा रखना है। उसके पास तुम्हारी डिस्ट्रक्शन की है। अगर वो हलाक हो गया तो तुम्हारा डिस्ट्रक्शन यूनिट हरकत में आ जाएगा और फिर यह हेडक्वार्टर तबाह हो जाएगा। थ्रेसिया ने कहा, यस मादाम। मास्टर कंप्यूटर ने कहा, तो फिर उनमें से फौरन तनवीर को बाहर निकालने का इंतजाम करो। उसके बाद बाकी अफराद को बेशक प्रेस कर देना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। थ्रेसिया ने कहा। तनवीर, आप गालिबन एजेंट जीरो की बात कर रही हैं। मास्टर कंप्यूटर ने कहा, एजेंट जीरो? हाँ हाँ, तुम्हारे सिस्टम में जिसने डिस्ट्रक्शन कोड लगाया है उसकी बात कर रही हूँ। थ्रेसिया ने फौरन कहा, ओके मादाम, मैं आयरन रूम से एजेंट जीरो को निकलवा लेता हूँ। मास्टर कंप्यूटर ने कहा, उसे आयरन रूम से निकालकर फौरन रेड ट्यूब में बंद कर देना। उसे रेड ट्यूब से किसी भी तरह से नहीं निकलना चाहिए। थ्रेसिया ने कहा, ओके मादाम। मास्टर कंप्यूटर ने कहा और फिर अचानक वहां से स्क्रीन गायब हो गई। अब देखती हूँ कि इमरान और उसके साथी मौत से कैसे बचते हैं। थ्रेसिया ने कहा और बिस्तर से उतरकर नीचे आ गई। उसने बेड के करीब रखे हुए जूते पहने और इत्मीनान भरे अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। जोरदार धमाके से गिरते ही इमरान को अपने जिस्म में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ और उसके जहन पर छाया हुआ अंधेरा यकलक खत्म हो गया। उसे अपने सर में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ था। शायद ऊपर से नीचे गिरने से उसका सर फौलादी फर्श से टकराया था जिससे उसे फौरन होश आ गया था। इमरान की आंखों के सामने अंधेरा सा छाया हुआ था। उसने सर झटककर अंधेरा दूर करने की कोशिश की मगर दूसरे लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो जहां मौजूद है वहां तारीकी छाई हुई है। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो गई और उसे धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा। उसने देखा वो एक बहुत बड़े कमरे में पड़ा था
और उसके इर्द गिर्द उसके साथी टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े थे। इमरान को अपने सर में होने वाले दर्द से फौरन समझ आ गया कि उसके साथ क्या हुआ था। राहदारी में उन पर ब्लू नाइट्रो गैस फायर की गई थी। उसने आन वहाद में उनके आसब मुंजमद कर दिए थे। फिर शायद उनको ऊपर से नीचे फेंका गया था और ऊपर से नीचे फेंके जाने से इमरान का सर फर्श से टकराया था और यही वजह थी कि इमरान के दिमाग में छाई हुई ब्लू नाइट्रो गैस का असर खत्म हो गया था और उसे होश आ गया था। इंसानी आज़ा का सारा निजाम जो कि दिमाग से होता है और दिमाग की रगें बंद होने से सारा इंसानी निजाम ब्रेक हो जाता है और अगर इंसानी दिमाग को चोट लगाई जाए तो दिमागी रगों के साथ साथ सारे आज़ा में भी हरकत शुरू हो जाती है। यही इमरान के साथ हुआ था और उसे गिरने से चोट लगते ही होश आ गया था। इमरान चंद लम्हे वहां का जायजा लेता रहा। कमरे में उसके साथियों के सिवा और कोई नहीं था और न ही वहां कोई और चीज दिखाई दे रही थी। अलबत्ता दाएं बाएं दीवारों पर उसे लंबी लंबी नोकीली सलाखें सी दिखाई दे रही थी। उन नोकीली सलाखों और दीवारों की साख देखकर इमरान समझ गया कि वो मुतहरिक दीवारें हैं जिन्हें हरकत देकर एक दूसरे से मिला दिया जाता था और उनके दरमियान आने वाली हर चीज उन नोकीली सलाखों में परोकर पिस जाती थी। उसे अपनी तो फिक्र नहीं थी मगर अपने बेबस साथियों को इस कदर खौफनाक कमरे में देखकर इमरान यकबार की कांप उठा। वो सोचने लगा कि उसके साथी जिस तरह यहाँ बेहोश पड़े हैं, अगर थ्रेसिया के हुक्म पर मास्टर कंप्यूटर ने इन दीवारों को मूव करना शुरू कर दिया तो वो अपने साथियों को कैसे बचा पाएगा। उसे दीवारों में कोई सुराग और कोई दरवाजा तक दिखाई न दे रहा था। इमरान उठा और तेजी से सफदर की तरफ बढ़ा। उसने फौरन सफदर को सीधा किया और उसने एक हाथ से उसकी नाक और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। इस मखसूस अमल से चंद ही लम्हों में सफदर को होश आ गया। सांस रुकने के अमल से भी जामशुदा दिमागी रगों को हरकत दी जा सकती थी। होश में आओ सफदर, जल्दी होश में आओ। इमरान ने उसे आंखें खोलते देखकर सतलजे में कहा। हम कहाँ हैं इमरान साहब, और ये अंधेरा? सफदर ने कहा। हम इस वक्त मुंह के मुंह में मौजूद हैं, जल्दी करो, फौरन अपने साथियों को होश दिलाओ वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इमरान ने कहा। चंद ही लम्हों में सफदर की आंखें भी अंधेरे से मानूस हो गई तो वो भी कमरे की खौफनाक सूरत हाल देखकर कांप उठा। फिर इमरान और सफदर अपने साथियों को होश दिलाने में मसरूफ हो गए। हैरत है, अगर ये मूविंग वॉल्स है तो ये अभी तक हरकत में क्यों नहीं आए? थ्रेसिया ने अगर हमें यहाँ फेंक के दिया था तो उसे अब तक इन खौफनाक दीवारों को हरकत में लाकर हमें अलग कर देना चाहिए था। क्रॉस्टी ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये काम अभी उसने तनवीर की वजह से नहीं किया। अगर हमारे साथ तनवीर ना होता तो वो अब तक वाकई हमारी हड्डियों का सुरमा बना चुकी होती। इमरान ने कहा। तनवीर, ओ हाँ, फ्रांस को हेडक्वार्टर की डिस्ट्रक्शन कोड की तनवीर को मालूम है। वो वाकई तनवीर को कैसे मार सकते हैं? जूलिया ने कहा। वो लाजमन तनवीर को यहाँ से लेने आएंगे। जैसे ही कोई यहाँ आएगा हम फौरन उसे छाप लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। इमरान ने कहा तो उन सब ने इस्बात में सर हिला दिए। उनके आने में न जाने कितना वक्त लगे। लेजर गने हमारे पास है, क्यों न हम इन गनों से छत में सुराख कर दे और फिर इन सलाखों पर चढ़कर छत से बाहर निकल जाए। चौहान ने कहा। गुड, ये मुनासिब आइडिया है। क्रॉस्टी, अपनी गन मुझे दो, इमरान ने सर हिलाकर कहा। तो क्रॉस्टी ने अपने करीब पड़ी हुई गन उठाकर इमरान को दे दी। इमरान सलाखों वाली दीवार के करीब आया और उसने गन को एक कोने की तरफ करके छत पर लेजर लाइट फायर कर दी। छत का एक बड़ा सा टुकड़ा सुर्ख हुआ और भग से गायब हो गया। ये लेजर गन वाकई बेहद खौफनाक थी, जिसकी एक शुआ से ही फौलादी छत पिघलने की बजाय यूं जलकर गायब हो गई थी जैसे खुश कागज की बनी हुई हो। आओ, इमरान ने कहा। उसने फौरन सलाखें पकड़ी और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। सुराग के करीब आकर उसने एहतियात से सर बाहर निकाला तो उसे दाएं तरफ से चंद रोबोट्स आते दिखाई दिए। रुक जाओ, रोबोट्स आ रहे हैं, मुझे इनका इंतजाम करने दो, इमरान ने कहा और फिर वो निहायत तेजी से छत से बाहर निकल आया। आने वाले रोबोट्स की तादाद 3 थी। वो तेज तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इमरान को इस तरफ फर्श से निकलते देखकर वो चौंक पड़े। इससे पहले कि वो पहलुओं से लटकी हुई लेजर गनें निकालते, इमरान ने उन पर अपनी लेजर गन से फायर कर दिया। दूसरे लम्हे रोबोट्स धमाकों से पड़कर बिखर गए। सांसें रोककर फौरन बाहर आ जाओ, इमरान ने कहा तो वो सब एक एक करके तेजी से बाहर आ गए। राहदारी अब बिल्कुल खाली थी। इमरान और उसके साथी दीवारों के साथ लगे आगे बढ़ रहे थे और वो वक्फे वक्फे से सांस ले रहे थे ताकि अगर मास्टर कंप्यूटर दोबारा वहां गैस फायर करे तो वो उससे बच सके। या रोबोट्स या जो भी इंसान दिखाई दे उसे उड़ा दो। अब हमें इस हेडक्वार्टर की हर हाल में ईंट से ईंट बजानी है, इमरान ने कहा। लेकिन वो स्पेस फोर्स, जूलिया ने कहा। स्पेस फोर्स भी तबाह होगी। मैंने यहाँ खावर को यूं ही नहीं भेज दिया था। उसके पास मेगा रेड ब्लास्टर है। वो उनमें से एक भी ब्लास्टर ब्लैक सैटेलाइट में छोड़ आने में कामयाब हो गया तो ब्लैक सैटेलाइट पर ऐसी खौफनाक तबाही आएगी जिसे रोकना जीरो लैंड वालों के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा, इमरान ने कहा। ओ, फिर ठीक है, जूलिया ने कहा। वो सब दीवारों और छतों पर लगी कंप्यूटर आइस को तबाह करते हुए आगे बढ़ते रहे और उनके सामने जो भी रोबोट या इंसान आता वो उसे फौरन हलाक करते थे।
मुसलसल और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वो एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में आ गए। यही है कंट्रोल रूम, तनवीर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। वो जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा उसी लम्हे दरवाजा खुला और उन्हें सामने थ्रेसिया दिखाई दी। शायद थ्रेसिया दरवाजा खोलकर बाहर आ रही थी। उन्हें देखकर थ्रेसिया ठटक कर रुक गई। वो तेजी से पलटी और दरवाजे से पीछे हटने ही लगी थी कि इमरान उस पर भूखे उकाब की तरह झपट पड़ा। थ्रेसिया के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। उसने इमरान की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन भला अब इमरान उसे आसानी से कहां छोड़ने वाला था। इमरान के इशारे पर उसके साथी फौरन कंट्रोल रूम में दाखिल हुए और उन्होंने कंट्रोल रूम में मौजूद तमाम अफराद को हलाक कर दिया। इमरान ने थ्रेसिया की गर्दन की एक मखसूस रग दबाकर उसे बेहोश कर दिया था, जबकि तनवीर ने लेजर गन से उस चबूतरे को उड़ा दिया था जहां से संगी मास्टर कंप्यूटर को कंट्रोल करता था। इन सब मशीनों को तबाह कर दो जल्दी, इमरान ने कहा तो उसके साथी सर हिलाते हुए तेजी से मशीनों की तरफ बढ़ गए। लेकिन इससे पहले कि वो लेजर गनों से कंट्रोल रूम की मशीनों को तबाह करते, अचानक तेज गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी और कंट्रोल रूम यूं लरजने लगा जैसे खौफनाक जलजला आ रहा हो। ओ, कंट्रोल रूम से बाहर निकलो, हरी अप, मास्टर कंप्यूटर ने इस कंट्रोल रूम को तबाह करने का कौशन दे दिया है। इमरान ने एक मशीन पर कंट्रोल रूम की तबाही के अल्फाज पढ़कर चीखते हुए कहा। इमरान की बात सुनकर वो सब तेजी से दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचते एक हौलनाक धमाका हुआ, इस कदर हौलनाक जैसे आतिशफिशा पट पड़ा हो। संगी को होश आया तो उसने खुद को ब्लैक रूम में मौजूद पाया। वो ब्लैक रूम में अकेला था। इमरान और उसके साथी वहां से निकल चुके थे, अलबत्ता उसके करीब उसके चारों साथियों की जली हुई लाशें जरूर पड़ी थी। इमरान और उसके साथियों को गायब देखकर संगी का चेहरा गैस व गजब से सुर्ख होता चला गया। ओ नहीं इमरान, मैं इस बार तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुम सबको हर हाल में हलाक करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे फराज को हेडक्वार्टर को ही क्यों न तबाह करना पड़े। संगी ने हलक के बल गुर्राते हुए कहा। वो तेजी से उठा और कमरे से बाहर आ गया और तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ने लगा। कंट्रोल रूम की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ते दौड़ते जब वो एक कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरने लगा तो एक ख्याल के आते ही वो यकलक ठटक गया और तेजी से दरवाजे की तरफ आ गया। ओपन डोर, उसने दरवाजे के करीब आकर कहा तो दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। दरवाजा खुलते ही संगी फौरन उस कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में एक बड़ी और पेचीदा सी मशीन काम कर रही थी जिसके बेशुमार डायल रोशन थे। मुख्तलिफ रंगों के बल्बों के साथ डायलों में सुइयां थिरक रही थी और उस मशीन से तेज गूंज की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे उन सबको हलाक करने के लिए सबसे पहले फराज को हेडक्वार्टर का जीरो लैंड से लिंक खत्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कमांडर ने इमरान और उसके साथियों को जिंदा रखने का हुक्म दिया है, लेकिन इस बार मैं उनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जीरो लैंड से फराज को हेडक्वार्टर का लिंक खत्म करके इस हेडक्वार्टर को इमरान और उसके साथियों के लिए जहन्नुम बना दूंगा। इस मशीन से न सिर्फ जीरो लैंड का लिंक खत्म हो जाएगा बल्कि मास्टर कंप्यूटर की वर्किंग भी खत्म हो जाएगी। अगर ये हेडक्वार्टर तबाह भी हो गया तो सुप्रीम कमांडर को इस बात का कभी इल्म नहीं हो सकेगा कि उसे तबाह करने में मेरा हाथ है। मैं इस तबाही का इल्जाम आसानी से इमरान और उसके साथियों पर डाल दूंगा। ये काम उनका है, संगी ने मुसलसल बड़बड़ाते हुए कहा। वो मशीन को चंद लम्हे गौर से देखता रहा, फिर वो तेजी से एक दीवार की तरफ बढ़ा जहां शीशे की एक छोटी सी अलमारी थी। उस अलमारी में एक बड़ी लेजर गन नजर आ रही थी। संगी ने अलमारी खोली और उसमें से लेजर गन निकाल ली। दूसरे लम्हे उसने लेजर गन सीधी की और उसका एक बटन प्रेस कर दिया। गन से लेजर लाइट निकलकर मशीन पर पड़ी और एक धमाका सा हुआ और मशीन के उस हिस्से से चिंगारियां फूटने लगी। संगी जैसे गुस्से से पागल हो गया था। वो बार बार मशीन पर लेजर लाइट फायर कर रहा था। धमाकों के साथ उस मशीन के टुकड़े उड़ते जा रहे थे। इमरान और उसके साथियों की हलाकत का संगी पर ऐसा जुनून तारी हो गया था कि वो अपने ही हाथों फराज को हेडक्वार्टर को तबाह करने पर तुल गया था। चंद ही लम्हों में उस मशीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और फिर उस मशीन में मौजूद जिंदगी की लहरें खत्म होती चली गई। उस मशीन के बंद होते ही फराज को हेडक्वार्टर का जीरो लैंड से ताल्लुक खत्म हो गया था और मास्टर कंप्यूटर भी खामोश हो गया था। अब ना ही मास्टर कंप्यूटर खुद से कुछ कर सकता था और न ही यहाँ होने वाली कार्रवाई के बारे में जीरो लैंड वालों को कोई खबर मिल सकती थी। अब मैं देखता हूँ कि इमरान और उसके साथी कैसे जिंदा बचते हैं, संगी ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा और तेजी से उस कमरे से निकलता चला गया। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वो उस राहदारी में आ गया जहाँ होल्स में लाइव बॉल्स मौजूद थे। संगी ने एक लाइव बॉल का दरवाजा खोला और नशिस्त पर बैठ गया। उसने सामने लगे हुए बोर्ड पर मौजूद चंद बटनों को प्रेस किया तो लाइव बॉल हरकत में आ गया और उसका दरवाजा बंद हुआ और वो होल से खिसकने लगा। चंद ही लम्हों में लाइव बॉल किसी बहुत बड़े बुलबुले की तरह होल से अलग होकर बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही होल पर खुद ब खुद एक शीशा चढ़ गया। लाइव बॉल संगी को लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता फराज को हेडक्वार्टर से दूर होता जा रहा था। संगी ने जेब से CS आला निकाला और उस पर लगे हुए मुख्तलिफ बटन प्रेस करता चला गया। फिर उसने एक सुर्ख बटन पर उंगली रखी ही थी कि उसे फौरन कोई ख्याल आ गया। ओ, ये मैं क्या कर रहा हूँ?
अगर मैंने फ्रांस्को हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया तो उसके साथ ही ब्लैक सैटेलाइट भी तबाह हो जाएगा। ये लाइव बॉल इमरजेंसी की सूरत में ब्लैक सैटेलाइट की तरफ भी जा सकता है। जब ब्लैक सैटेलाइट ही तबाह हो गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? संगी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अब तक सब कुछ बेख्याली में करता रहा हो। ओ ये मैंने क्या कर दिया? मैं गुस्से में इस कदर अंधा और पागल हो गया था कि मैंने अपने हाथों से ही मेन वर्किंग मशीन को तबाह कर दिया। ओ अब क्या होगा? सुप्रीम कमांडर को कभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। फ्रांस्को हेडक्वार्टर और ब्लैक सैटेलाइट की तबाही का सुनकर वो पागल हो जाएगा और फिर वो मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओ ये मैंने क्या कर दिया? संगी ने बकायदा दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए कहा। उसका जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था और उसका रंग यूं जर्द हो रहा था जैसे सरसों का फूल। इमरान और उसके साथियों को ब्लैक रूम में मौजूद ना पाकर वो जैसे वाकई अपना ज़हनी तवाजुन खो चुका था। उसने जिस मेन वर्किंग मशीन को तबाह किया था उस मशीन को तबाह करते हुए उसके जहन पर जैसे पर्दा सा पड़ गया था जो अब उसके जहन से हटा था और उसे अब अपनी हिमाकत का एहसास होना शुरू हो गया था। मैं क्या करूं? अब मैं फ्रांस्को हेडक्वार्टर को तबाही से कैसे बचा सकता हूं? मेन वर्किंग मशीन तबाह हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बाद मास्टर कंप्यूटर का डिस्ट्रक्शन यूनिट खुद ब खुद हरकत में आ जाएगा और फिर फ्रांस्को हेडक्वार्टर में तबाही फैल जाएगी। खौफनाक तबाही, और मैं शायद अब इस लाइव बॉल में कैदी बनकर रह जाऊंगा। संगी के मुंह से खौफ भरी आवाजें निकल रही थी। लाइव बॉल फ्रांस्को हेडक्वार्टर से दूर हटकर एक तरफ मुड़ा और निहायत तेजी से एक तरफ उड़ना शुरू हो गया। उसकी रफ्तार किसी भी खलाई जहाज से कम न थी। चंद ही लम्हों में वो एक बहुत बड़े मसनूई सैयारे के करीब पहुंच गया। ये सैटेलाइट छतरी नुमा था। ऊपर बड़ी सी छतरी और नीचे एक सुतून सा बना हुआ था। सुतून के नीचे एक बड़ी सी प्लेट नस्ब थी। सैटेलाइट के चारों तरफ सफेद रोशनी जगमगा रही थी और ये छतरी नुमा सैटेलाइट आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। लाइव बॉल की रफ्तार उस छतरी नुमा सैटेलाइट के करीब जाते ही कदरे कम हो गई थी। हेलो, ब्लैक सैटेलाइट की तरफ आने वाले लाइव बॉल का सवार अपनी शिनाख्त कराए। हेलो। अचानक लाइव बॉल में एक तेज और चीखती हुई आवाज सुनाई दी। कमांडर संगी, मैं कमांडर संगी हूँ। संगी ने फौरन कहा, लेकिन फ्रांस्को हेडक्वार्टर से कमांडर संगी की लाइव बॉल में आने की कोई इत्तला नहीं दी गई। कौन हो तुम? अपनी शिनाख्त कराओ। वही आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं इमरजेंसी तौर पर आ रहा हूँ डॉक्टर, संगी ने कहा। अपना कोड बताओ, उसी आवाज ने कहा। संगी SANGHE, संगी ने अपना कोड बताते हुए कहा जो उसके नाम के हरूफ से बनाया गया था। ओके, आवाज आई और दूसरे लम्हे संगी ने छतरी के एक हिस्से में बड़ा सा सुराख होते देखा। उसके साथ ही लाइव बॉल उस सुराख की तरफ बढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में लाइव बॉल छतरी नुमा सैटेलाइट के साथ घूमते हुए उस सुराख में जाकर इस तरह फिक्स हो गया जैसे फ्रांस्को हेडक्वार्टर में फिक्स था। दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा था जहाँ बेशुमार मशीनी रोबोट्स मौजूद थे। उन रोबोट्स की तादाद बेहद ज्यादा थी और दाएं तरफ बहरी बीड़े की तरह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था जहाँ बड़ी तादाद में उड़न तश्तरियों जैसी स्पेसशिप्स मौजूद थी। उनमें से चंद रोबोट्स काम कर रहे थे जबकि बेशुमार रोबोट्स अपनी जगहों पर साकित खड़े नजर आ रहे थे। लाइव बॉल जैसे ही होल में फिक्स हुआ उसका अगला हिस्सा किसी ढक्कन की तरह खुलता चला गया। उसी लम्हे डॉक्टर वॉल्टन उन रोबोट्स के दरमियान से निकलता हुआ वहां आ गया। कमांडर संगी, आप यहाँ? आपने फ्रांस्को हेडक्वार्टर से यहाँ आने के बारे में इत्तला क्यों नहीं दी? डॉक्टर वॉल्टन ने आगे बढ़कर संगी से हाथ मिलाते हुए कहा। संगी लाइव बॉल से निकलकर बाहर आ गया था। मैंने बताया तो है कि मैं इमरजेंसी तौर पर यहाँ आया हूँ, संगी ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ ठीक है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वहाँ ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी जो आपको इस तरह यहाँ आना पड़ा? डॉक्टर वॉल्टन ने गौर से संगी की तरफ देखते हुए कहा। बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ मादाम शितारा और उसके साथ आने वाला पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर इरशाद कहाँ है? संगी ने कहा। वो दोनों अभी थोड़ी देर पहले फ्रांस्को हेडक्वार्टर के लिए रवाना हुए हैं। मैंने फ्रांस्को हेडक्वार्टर में उनके बारे में इत्तला भेज दी थी, डॉक्टर वॉल्टन ने कहा। ओ, जब मैंने उन दोनों को यहाँ भेज दिया था तो तुमने उनको वापस क्यों जाने दिया? डॉक्टर इरशाद को तो उस वक्त तक यहाँ रहना था जब तक वो हमारा काम नहीं कर देता, संगी ने घूरते हुए कहा। उस साइंसदान को MMC1 मशीन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कमांडर। वो तो उस मशीन को यूं देख रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार किसी मशीन को देख रहा हो। मैंने उस मशीन के बारे में उससे बातचीत की तो मुझे यूं लगा जैसे वो कुछ भी ना जानता हो। वो उस मशीन के आम पुर्जों के बारे में भी नहीं जानता था। जब मैंने उसे मशीन चेक करने के लिए कहा तो वो उस अंदाज में मशीन के खानों को खोलकर देखने लगा जैसे वो कोई कार मैकेनिक हो और उसके पुर्जों को ठोंक बजाकर देख रहा हो, जिस पर मुझे शक हुआ कि वो अव्वल तो साइंसदान ही नहीं है या फिर जीरो लैंड में सुप्रीम कमांडर ने उसके माइंड को इस हद तक स्कैन कर दिया है कि उसे कोई भी बात याद नहीं। मैंने खुसूसी तौर पर सुप्रीम कमांडर से बात की तो सुप्रीम कमांडर ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसे फौरन वापस फ्रांस्को हेडक्वार्टर भिजवा दूं। वो फ्रांस्को हेडक्वार्टर से उसे दोबारा जीरो लैंड ट्रांसमिट कर लेंगे और दोबारा उसकी चेकिंग करेंगे।
चुनांचे मैंने उसे मादाम सितारा के साथ वापस भिजवा दिया है। डॉक्टर वॉल्टर ने तफसील बताते हुए कहा। ओ, सुप्रीम कमांडर से तुम्हारी कब बात हुई थी? संकी ने चौंक कर कहा। यही कोई 10 मिनट पहले, डॉक्टर वॉल्टर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं सुप्रीम कमांडर से खुद बात कर लूंगा, पहले तुम मेरे चंद सवालों के जवाब दो, संकी ने कहा। पूछे, डॉक्टर वॉल्टर ने कहा। ब्लैक सैटेलाइट का लिंक फ्रांस्को हेडक्वार्टर से है। ब्लैक स्पेसशिप को मिलने वाली तमाम तर तवानाई लहरी निजाम के जरिए फ्रांस्को हेडक्वार्टर से हासिल की जाती है और यहाँ मौजूद स्पेस फोर्स का मेन कंट्रोल भी फ्रांस्को हेडक्वार्टर में है। ये बातें तुम जानते हो ना? संगी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। बिल्कुल जानता हूँ कमांडर, ये भी भला कोई पूछने की बात है, डॉक्टर वॉल्टर ने कहा। फिर ये बताओ, अगर फ्रांस्को हेडक्वार्टर से सप्लाई मुअत्तल हो जाए तो ब्लैक सैटेलाइट का निजाम कब तक काम कर सकता है? संगी ने पूछा। उसका इन्हिसार वाइड लगेम बैटरियों पर है कमांडर। वो फ्रांस्को हेडक्वार्टर से मिलने वाली सप्लाई की वजह से हर वक्त ऑन रहती है, लेकिन अगर किसी वजह से उनकी सप्लाई रुक जाए तो उन बैटरियों में मौजूद पावर 8 घंटों तक के लिए आसानी से सारे सैटेलाइट को संभाल सकती है, डॉक्टर वॉल्टर ने कहा। अगर ये दौरानिया तवील हो जाए तो? संगी ने पूछा। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर वॉल्टर ने हैरान होकर कहा। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, संगी ने गुर्राते हुए कहा। 8 घंटों तक अगर बैटरियों को सप्लाई ना मिले तो उनके ब्रेकडाउन होने का खतरा लाख हो सकता है, लेकिन अगर उन बैटरियों के साथ बर वक्त एस्टा 11 मशीन लिंक कर दी जाए जो यहाँ दूसरी मशीनों को सप्लाई देने का काम करती है तो उन बैटरियों की लाइफ बढ़ाई जा सकती है, डॉक्टर वॉल्टर ने कहा। किस हद तक? मुझे पूरी तफसील बताओ, संगी ने कहा। एस्टा 11 के लिंक होने से उन बैटरियों की सप्लाई मुहैया करने की ताकत में 20 से 25% तक इजाफा किया जा सकता है, जिससे उन बैटरियों से सारे सैटेलाइट को तकरीबन 2 रोज तक आसानी से कवर किया जा सकता है, डॉक्टर वॉल्टर ने जवाब देते हुए कहा। गुड, यानी इन 2 रोज में हम उस सैटेलाइट को जीरो लैंड तक ले जा सकते हैं, संगी ने बड़बड़ाते हुए कहा। जीरो लैंड? क्या मतलब? मैं समझा नहीं, डॉक्टर वॉल्टर ने चौंक कर कहा। सुनो, फ्रांस्को हेडक्वार्टर तबाह होने वाला है और अगर फ्रांस्को हेडक्वार्टर तबाह हो गया तो उससे अगले चंद घंटों में ब्लैक सैटेलाइट भी उस तबाही की जद में आ जाएगा। जब फ्रांस्को हेडक्वार्टर से बैटरियों को सप्लाई नहीं मिलेगी तो सैटेलाइट की बैटरियां डाउन हो जाएगी। उन बैटरियों के डाउन होते ही यहाँ काम करने वाली मशीनें रुक जाएंगी। उन मशीनों के साथ साथ यहाँ मौजूद असले के स्टोर्स में ब्लूशम M6 मिसाइल भी मौजूद है, जिनको खुसूसी तौर पर सर्द खानों में रखा जाता है। अगर उन्हें मखसूस टेम्परेचर से बाहर निकाल लिया जाए तो मिसाइल पड़ सकते हैं, जिससे ब्लैक सैटेलाइट का वजूद हमेशा के लिए मिट सकता है। इसलिए उन मिसाइलों को कोल्ड स्टोर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये वो मिसाइल है जो इस स्पेस फोर्स के जरिए दुनिया में तबाही लाने के लिए इस्तेमाल लाए जाएंगे। हमें हर हाल में उन मिसाइलों को तबाह होने से बचाना है और उसके लिए जरूरी है कि हम ब्लैक सैटेलाइट का लिंक फ्रांस्को हेडक्वार्टर से खत्म कर दे और ब्लैक सैटेलाइट को फौरन जीरो लैंड ले जाए ताकि हम वहां से फाजिल एनर्जी हासिल करके उस सैटेलाइट को तबाही से महफूज रख सके, संगी ने मुसलसल बोलते हुए कहा। और फ्रांस्को हेडक्वार्टर की तबाही का सुनकर डॉक्टर वॉल्टर हैरान रह गया। फ्रांस्को हेडक्वार्टर तबाह होने वाला है, लेकिन डॉक्टर वॉल्टर ने हकलाते हुए कहा, ये इन बातों का वक्त नहीं है। तुम फौरन इस सैटेलाइट को फ्रांस्को हेडक्वार्टर से जिस कदर दूर ले जा सकते हो ले जाओ और बैटरियों को फौरन एस्टा 11 मशीन से लिंक कर दो ताकि हमें जीरो लैंड तक पहुंचने में मुश्किल ना हो सके, संगी ने कहा। ओ ठीक है, मैं ये काम अभी कर लेता हूँ, डॉक्टर वॉल्टर ने कहा। ये बताओ, मादाम सितारा को यहाँ से निकले कितनी देर हुई है? संगी ने पूछा। 10 मिनट। 10 मिनट हो गए हैं उन्हें यहाँ से गए हुए, डॉक्टर वॉल्टर ने कहा। ओ, वो अभी रास्ते में ही होंगे। ठीक है, मैं उन्हें जाकर रोकता हूँ। अगर वो फ्रांस्को हेडक्वार्टर में चले गए तो थ्रेसिया के साथ साथ वो और डॉक्टर इरशाद भी खौफनाक मौत का शिकार हो जाएंगे, संगी ने कहा। और फिर वो डॉक्टर वॉल्टर की बात सुने बगैर एक बार फिर लाइफ बॉल में आ बैठा। सुनो, अचानक संगी ने एक ख्याल के तहत कहा। यस, डॉक्टर वॉल्टर ने कहा। इस सैटेलाइट का फ्रांस्को हेडक्वार्टर के तबाह होने के बाद उस वक्त तक तबाह होने का खदशा है जब इसकी तमाम बैटरियां ब्रेक डाउन हो जाए, इसलिए तुम्हें फौरी तौर पर इसे किसी तरफ ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं मादाम सितारा और उस पाकिस्तानी साइंसदान को लेकर वापस आ रहा हूँ। हमारे आने तक रुकना, ऐसा ना हो कि ब्लैक सैटेलाइट यहाँ से रवाना हो जाए और हम लाइव बॉल्स में खलाओं में भटकते रह जाए, संगी ने कहा। ओ, आप बेफिक्र रहे कमांडर, फ्रांस्को हेडक्वार्टर की तबाही से इस सैटेलाइट की सिर्फ सप्लाई मुअत्तल होगी, इसके फौरी तबाह होने का कोई खतरा नहीं है। मैं इत्मीनान से आपका इंतजार कर सकता हूँ, डॉक्टर वॉल्टर ने कहा। ओके, मैं जल्द अज जल्द उन दोनों को लाने की कोशिश करता हूँ, संगी ने कहा। उसने एक बटन प्रेस किया तो लाइव बॉल का खुला हुआ ढक्कन बंद हो गया और लाइव बॉल हरकत में आकर ब्लैक सैटेलाइट से निकलता चला गया। ब्लैक सैटेलाइट से निकलकर संगी ने लाइव बॉल की स्पीड बढ़ाने वाला बटन प्रेस कर दिया। लाइव बॉल गोली से हजारों गुना तेज रफ्तारी से हरकत करता हुआ ब्लैक सैटेलाइट से दूर होता चला गया। लाइव बॉल में चूंकि बैक मिरर भी लगा हुआ था, इसलिए संगी को ब्लैक सैटेलाइट दूर होता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। फिर अचानक उसने ऐन उस जगह आग का अलाव बुलंद होते देखा जहां ब्लैक सैटेलाइट मौजूद था
आग के अलाव को देखकर संगी बुरी तरह से चौंक पड़ा और उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। ओ ओ, ब्लैक सैटेलाइट तबाह हो गया। ये कैसे हो गया? ये कैसे मुमकिन है? संगी ने हलक के बल चीखते हुए कहा। उसने फौरन बोर्ड पर लगे हुए चंद बटन प्रेस कर दिए। हेलो हेलो डॉक्टर वॉल्टर, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? संगी ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई न दी। उसी लम्हे उसके सामने कंट्रोल पैनल पर एक छोटी सी स्क्रीन रोशन हुई और उस पर सुर्ख रंग के बड़े बड़े हरूफ उभर आए। स्क्रीन पर ब्लैक सैटेलाइट डिस्ट्रॉय लिखा हुआ था, जिसे देखकर संगी का जैसे दिल तक धड़कना बंद हो गया था और वो यूं साकित हो गया था जैसे पत्थर का बुत बन गया हो।